Hello everyone, welcome to CBSE Booster. This is Nida Khan, your own teacher and mentor. आज हमारी क्लास 10th की साइंस क्या बायोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या, दैट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स होगा। ये चैप्टर ही हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे बहुत ज़्यादा वेटेज जो रखता है, जिससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं और उसमें स्पेशली ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक क्यों बन जाता है? क्योंकि इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू पीपल, मतलब आप जिस एज में हो, जो आपका एज ग्रुप है, यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑल सच थिंग्स, ऑल द बॉडीली चेंजेस यू यूज टू फेस, है ना। जो चेंजेस आपके अंदर आ रहे हैं, आप फेस कर रहे हो, फिजिकल चेंजेस, इमोशंस में आपके चेंज, है ना, मेंटल लेवल पे चेंज, ये सारे जो हैं ये आप जब भी तो समझ पाओगे जब आपको पता होगा कि ऐसा हो क्यों रहा है हमारे साथ। इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है और अच्छा खासा वेटेज रखता है आपके एग्जाम में, और ये टॉपिक आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसको अच्छे से जानने के लिए बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। पहले हम समझते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बार बार मैं पिछली क्लासेस में बता चुकी हूँ, ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो, जिसमें मेल एंड फीमेल, है ना, मेल एंड फीमेल होना चाहिए ना, एक मेल होना चाहिए एक फीमेल होना चाहिए। इसमें दोनों के जो गैमीट्स होते हैं, गैमीट्स क्या बताए थे, सेक्स सेल्स जो होते हैं उनका फ्यूजन होता है, वो फ्यूज़ होके आपका क्या बनता है, आपका जाइगोट फॉर्म होता है। जाइगोट क्या होता है, एक सिंगल सेल होता है जो रिपीटेड डिवीजन करते 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 अपने आप को एम्ब्रियो में कन्वर्ट कर लेता है ना। और इसमें ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, वो एम्ब्रियो फर्दर चल के आपका जब उसका बॉडी का शेप विजिबल हो जाता है, जब पता चलने लगता है कि भाई अल्ट्रासाउंड वगैरह में कि ये इंसान का बच्चा है, तब वो फीटस कहलाता है, तब वो फीटस में कन्वर्ट हो जाता है ना, और बाहर आकर वो एक प्यारा सा बेबी बन जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस किसके थ्रू होता है, ये इसी के थ्रू होता है। इसलिए हमें आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स में जानना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेसिक पता चल गया। अब ज़रूरी नहीं है कि हर कोई सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर पाए। अब क्या एक छोटा सा 7-8 साल का बच्चा है, क्या उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो रिप्रोड्यूस कर पाए? नहीं है ना। क्यों नहीं है ना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, नहीं है उनके अंदर ये एबिलिटी। इसलिए नहीं है क्योंकि वो अभी तक सेक्सुअली मैच्योर ही नहीं हुए हैं, सेक्सुअल लेवल पे उनका मैच्योरेशन ही नहीं हुआ है कि वो कर पाएँ रिप्रोड्यूस। समझ में आई बात? क्या बोला मैंने कि वो अभी तक क्या नहीं हुए हैं, सेक्सुअली मैच्योर नहीं हुए हैं। मतलब रिप्रोडक्शन के लिए सेक्सुअली मैच्योर होना इम्पॉर्टेंट है, हमें ये पता चला। सेक्सुअली मैच्योर मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का ग्रोथ डेवलपमेंट अच्छे से हो चुका हो, वो एबिलिटी आ चुकी हो क्या कि वो रिप्रोड्यूस कर पाएँ। उनके कुछ फीचर्स होते हैं। पहले हम ये जानेंगे कि सेक्सुअली मैच्योर जो होते हैं वो कब होते हैं और उसे हम क्या कहते हैं। सेक्सुअली मैच्योर जो एज होती है ना ह्यूमन बींग्स में, वो आपकी स्टेज जो है वो प्यूबर्टी कहलाती है। क्या कहलाती है? प्यूबर्टी। जब प्यूबर्टी हिट करती है लाइफ में एक ह्यूमन बींग के, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, तब वो कैपेबल हो जाता है टू रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। ठीक है, प्यूबर्टी हिट करती है तो कैसे पता चलेगा और कब करती है? प्यूबर्टी बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए, दोनों के लिए डिफरेंट है थोड़ी सी एज। ठीक है, बॉयज़ में आपकी क्या है, 11 to 12, मोस्टली 12 ही मान के चलो आप, 12 to 13 ईयर्स। ठीक है, और गर्ल्स में ये 11 to 13 ईयर्स, थोड़ा सा पहले हिट कर जाती है गर्ल्स में। ठीक है, प्यूबर्टी जो होती है। तो क्या इसके फीचर्स होते हैं, क्या होता है इसमें? आपने देखा होगा, आप लोग भी टीन एज में हो, है ना, आप लोग आगे टीन लगा हुआ है ना, छत के ऊपर टीन नहीं, आपके आगे टीन लगा हुआ है। 13, 14, 15, ये सब क्या है, ये टीन एज है, एडोलेसेंस है। ठीक है, एडोलेसेंस आपकी कैसी स्टेज है, एक बहुत ज़्यादा स्टॉर्म एंड स्ट्रेस की स्टेज कहते हैं बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट से। ठीक है, क्योंकि इसमें इमोशंस का इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है, बॉडी में इतने चेंजेस आते हैं कि वो एक्सेप्ट करना उस बच्चे के लिए, उस एडोलेसेंट के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ना। इसलिए स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की स्टेज इसे कहा जाता है। खैर, वो साइकोलॉजी की बात है। अब बॉयज़ में क्या होता है, क्या ऐसा फील होता है भाई, हेयर ग्रोथ होती है। ठीक है, बॉडी में
ज़्यादा हेयर ग्रोथ होती है ना। बड़े बड़े से लड़कों को देखा होगा बाल हो जाते हैं, ठीक है, हेयर ग्रोथ होती है, पहला आपका फैक्टर जो पता चलता है। और क्या होता है, वॉइस चेंज हो जाती है ना, भारी आवाज़ हो जाती है। एकदम देखा होगा, अरे थोड़े टाइम पहले मिले थे, ठीक थे, 10-11 साल में एक आध साल बाद देखा उस ऐसे लड़के को, उसकी आवाज़ ही चेंज हो गई, अरे ओहो प्यूबर्टी हिट कर गई, ठीक है। तो क्या होता है, वॉइस में चेंज आ जाता है, ठीक है, भारी आवाज़ हो जाती है। और उसके अलावा क्या होता है, प्यूबिक हेयर ग्रोथ होती है। प्यूबिक से क्या समझते हो आप? प्यूबिक का मतलब होता है जो आपकी थाइज होती हैं, उसके जो अंदर वाला एरिया होता है जहाँ आपके जेनाइटल्स होते हैं, है ना, वहाँ पर जब हेयर ग्रोथ हो जाती है वो प्यूबिक हेयर ग्रोथ कहलाती है, ठीक है। प्यूबिक हेयर ग्रोथ हो जाती है, ये फिज़िकल चेंजेस उसके अंदर आते हैं। और ग्रोथ स्पर्ट होता है ना। ग्रोथ स्पर्ट का क्या मतलब होता है, एकदम से ग्रो कर जाना। एक स्पर्ट आता है जो काफ़ी विजिबल दिखती है कि हाँ ये एकदम से कुछ बड़ा सा हो गया, सब बड़ा सा लगने लगा, ठीक है। तो ग्रोथ स्पर्ट भी आता है इस एज में, ठीक है। और फिज़िकल लेवल पे ही चेंजेस नहीं होते हैं, इमोशनल लेवल पे भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। वो दोनों के लिए ही लगभग कॉमन होते हैं। दोनों में क्या होता है ना, बहुत सारे मूड स्विंग्स आते हैं। मूड स्विंग का मतलब 1 मिनट में, पल में तोला पल में माचा, है ना। कभी ऐसा लगता है वाओ एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस, सब कुछ बहुत अच्छा है, और कभी ऐसा लगता है अरे ये तो सब कुछ बकवास है, ठीक है। 1 मिनट में कैसा मूड, 1 मिनट में कैसा मूड, है ना। मूड स्विंग्स आते हैं, है ना। और अपने अपीयरेंस को लेके हम कैसे लग रहे हैं, देखा होगा ना इस एज में शीशा तुम लोग भी खूब देखते होगे, है ना। हम कैसे लग रहे हैं, थोड़ा सा बाल सही कर लें, ऐसा लगता है ना सब हमें ही देख रहे हैं, ठीक है। जो सब हैं वो हमें ही देख रहे हैं, ऐसा लगता है। ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में, बट उनको लगता है। इसलिए मैं बड़ा अच्छे से तैयार होके जाऊं, क्योंकि सारा फोकस तो मुझ पर ही होगा, है ना। अपने आप को क्या समझते हैं, सेलिब्रिटी समझते हैं एक तरह से, ठीक है। तो क्या हुआ, ये हीरो वर्शिप की एज है एक तरीके से ये, ठीक है। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। मूड स्विंग्स वगैरह होते हैं इसमें, ये सारे इसके अंदर आपके क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं इमोशनल लेवल पे, ठीक है। तो ये सब होता है। इसके अलावा अंडर आर्म्स जो होते हैं, है ना, यहाँ पर भी आपके क्या होती है, हेयर ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। अंडर आर्म्स आपको पता ही है क्या होते हैं। उसके अलावा क्या होता है, मस्कुलर मास जो होता है उसमें इंक्रीज़ होता है ना, हाइट बढ़ जाती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और क्या होता है, एनलार्जमेंट होता है जेनाइटल्स का। जेनाइटल्स बताया है अभी, जेनाइटल एरिया जो आपके होते हैं उनका एनलार्जमेंट हो जाता है ऑफ जेनाइटल्स, ठीक है। मेल में आपके क्या है, पेनिस, पेनिस का साइज़ इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। ये सारे चेंजेस होते हैं। बाकी इमोशनल चेंजेस ऑलमोस्ट कॉमन है इसमें भी मैंने आपको बताया, मूड स्विंग होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं इस एज में बच्चे, हर बात उनको बहुत ज़्यादा फील होती है, ठीक है। ऐसा लगता है कि सब उन्हीं को ही क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। पीयर की तरफ जो अपने फ्रेंड्स होते हैं, पीयर वो ज़्यादा अच्छे लगने लगते हैं, पेरेंट्स की बातें अच्छी नहीं लगती हैं, है ना। ऐसा होता है ना इस एज में, पीयर्स जो हैं वो बेस्ट होते हैं इनकी एज में। और इसमें आपकी वही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऑपोजिट सेक्स के लिए जो है एक क्या आती है, फील आती है ना। क्या है वो गाना, देखा जो तुझे यार दिल में बजे गिटार, वो गिटार नहीं बजते हैं, वो हॉर्मोन्स का, गिटार नहीं, हॉर्मोन्स का वार होता है, ठीक है। और जो हॉर्मोन्स अंदर उथल पुथल मचाते हैं ना ऑपोजिट सेक्स को देख के, वो होता है, ठीक है। दैट इज़ नॉट गिटार, ओके। तो वो भी सब होता है ना इसी में, क्योंकि इतना सब कुछ चल रहा होता है बॉडी के अंदर। फिर गर्ल्स में भी यही सारे चेंजेस होते हैं आपके हेयर ग्रोथ उनमें भी करते हैं, अंडर आर्म्स में भी हेयर आते हैं, प्यूबिक एरिया में भी आते हैं, ठीक है, हेयर ग्रोथ होती है। उसके अलावा क्या होता है, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होता है, ठीक है। ब्रेस्ट का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है ना। बाकी फैट मास थोड़ा सा डेवलप होता है बॉडी में, बैक साइड लड़कियों की थोड़ी, ठीक है, फैटी होने लगती है धीरे धीरे जैसे जैसे ये एज हिट करती रहती है आपके। फिर इसके अलावा और क्या होता है,
बाकी यही सब है। ग्रोथ स्पर्ट इनमें भी होती है, इनके भी अंडर आर्म्स में आपके ऐसी हेयर ग्रोथ होती है। और सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट और डिफरेंट फैक्टर जो मेल से होता है अलग फीमेल में, वो क्या होता है, वो होता है आपका फर्स्ट पीरियड, है ना। फर्स्ट पीरियड्स जो होते हैं वो, जिसको हम फर्स्ट पीरियड जो होता है, जो पहला होता है, उसको मेनार्क बोलते हैं, ठीक है। जब ख़त्म होता है ये एक एज पे जाके 50 के करीब, तब वो मेनोपॉज होता है। पॉज कहते हैं ना, रोक देना किसी चीज़ को। पॉज करते हो आप लोग, कुछ सुन रहे होते हो, उसमें पॉज का बटन दबाते हो, रुक जाता है। तो जब ये रुकता है एक एज पे जाके, तब इसको मेनोपॉज बोला जाता है। और यहाँ जो इसका पहला जब होता है ये लाइफ में किसी गर्ल के, तो उसके फर्स्ट पीरियड को मेनार्की बोला जाता है। तो ये भी इसी एज में होता है, ठीक है। क्या होता है आपका, जिसे मेंसेस बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम आगे बताएंगे, अभी फ़िलहाल अभी हमें ये इतना समझना है, ठीक है। बॉयज़ में क्या होता है, सीमेन की फॉर्मेशन होने लगती है, सीमेन प्रोडक्शन होने लगता है, ठीक है। सीमेन क्या होता है, अभी हम आगे उसे डिस्कस करेंगे जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इतना आपको ये समझ में आया। बाकी जो है अब हम क्या करते हैं, अब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छे से एक एक उसके पार्ट को डीपली समझते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम किसी तरीके से भी छोड़ नहीं सकते, ठीक है। चलो, अब हमने बेसिक समझ लिया, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो भी बेसिक है वो हमने समझ लिया। प्यूबर्टी के बारे में जान लिया, है ना, कि जब सेक्सुअली मैच्योर होते हैं तभी हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, ठीक है। प्यूबर्टी के क्या आपके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, मेल फीमेल, है ना, गर्ल्स बॉयज़ दोनों के हमने अच्छे से समझ लिए। अब हम पहले पढ़ेंगे क्या, आज हम अपनी क्लास में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक एक करके करना ज़्यादा बेटर रहेगा ताकि अच्छे से समझ में आ पाए। ये आपका डायग्राम है, ये आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। यही आपको बनाना है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलना है। एनसीईआरटी से हटकर चलोगे आप तो आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि वो लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा बुक के अकॉर्डिंग ही डायग्राम्स को बनाए, ठीक है, और लेबल करे। ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आपके पार्ट्स होते हैं, जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है आपका वो क्या होता है, टेस्टिस। ये जो है आपका, ये क्या है, टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस में आपके क्या होता है, टेस्टिस आपकी, इसमें आपकी टेस्टिस कितनी होती है, पहली बात ये समझना है कि एक टेस्टिस नहीं होती, टेस्टिस आपकी होती है पेयर में, मतलब 2 टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं। और ये जो टेस्टिस हैं ये प्रेजेंट किस में है, ये प्रेजेंट है इस थैले टाइप के स्ट्रक्चर में। ये जो आपने स्ट्रक्चर देखा है इसे हम बोलेंगे थैला टाइप, मतलब सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है स्क्रोटम। ये जो आपका स्ट्रक्चर है ना कंप्लीट, ये आपका क्या कहलाता है, स्क्रोटम, है ना, ठीक है। इसके अंदर ये आपकी टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं। पेनिस के बिहाइंड वाला एरिया है, ये साइड व्यू है, ठीक है। आप इससे आइडिया लगा सकते हो, जो पेनिस के बिहाइंड वाला एरिया है वो पाउच जैसा जो होता है वही आपका स्क्रोटम होता है, और उसके अंदर आपका ये पेयर ऑफ टेस्टिस होती हैं, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो स्क्रोटम क्या है आपका, पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। और ये क्यों ज़रूरी है कि टेस्टिस इसके अंदर ही रखी हैं, इसीलिए रखी गई हैं क्योंकि ये आपका जो टेम्परेचर होता है ना बॉडी का हमारा, थोड़ा इसके लिए ज़्यादा होता है। टेस्टिस को थोड़ा सा कम टेम्परेचर चाहिए कंपैरिजन में हमारी बॉडी के टेम्परेचर से, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा बॉडी से बाहर को रखा गया है स्क्रोटम के अंदर, ताकि उसको उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर मिल सके। इसलिए स्क्रोटम इसके लिए क्या, एक थर्मो रेगुलेटर का काम करता है। थर्मो मतलब टेम्परेचर, जो टेम्परेचर को रेगुलेट कर सके टेस्टिस की, ठीक है। टेस्टिस के अंदर क्या होते हैं आपके, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं, है ना। अब हम समझेंगे उसको, पहले ये समझते हैं। टेस्टिस अब है, ठीक है, मान लिया हमने ये टेस्टिस है ऐसे करके, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है इसके भी तो कुछ पार्ट्स हैं अपने आप में, है ना, इसके भी तो कुछ पार्ट्स हैं ना। तो इसके जो पार्ट है उनमें से एक पार्ट क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। टेस्टिस में क्या प्रेजेंट होती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। ये क्या करती हैं आपकी, ये आपके सेक्स सेल्स को प्रोड्यूस करती हैं। क्या करती हैं, सेक्स सेल्स प्रोड्यूस करती हैं। ऑब्वियसली सेक्स ऑर्गन है तो सेक्स सेल से ही रिलेटेड होगा, तो क्या करती हैं, सेक्स सेल्स प्रोड्यूस करती हैं। बट बात यहाँ क्या याद रखने की है कि ये इमेच्योर सेक्स सेल्स प्रोड्यूस करती हैं। कैसे सेक्स सेल्स प्रोड्यूस करती हैं, इमेच्योर, मतलब जो मैच्योर ना हो अभी, ठीक है।
तो ये इमेच्योर प्रोड्यूस करती हैं। इसी में आपके क्या होते हैं, टेस्टिस का दूसरा पार्ट होता है आपका लेडिक सेल, ठीक है। मान लो इसका एक पार्ट हो गया सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, उसमें दूसरा क्या है आपका लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स का क्या काम है, जो हमारा हार्मोन है, मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन हमने पढ़ा है पिछली मैंने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जब बताया था हार्मोन्स के बारे में, तब टेस्टोस्टेरोन है ना, एस्ट्रोजन जो फीमेल वाला था इसके बारे में बताया था, है ना। और टेस्टिस को और ओवरी को इसलिए मैंने बताया था कंबाइंड वे में गोनाड्स कहा जाता है ना। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं आपके, ठीक है। तो ये जो है आपका, यहीं से वो टेस्टोस्टेरोन जिसके बारे में हमने पढ़ा था वो रिलीज करता है, कौन, आपके लेडिक सेल्स, ठीक है। तो टेस्टिस का काम क्या हो गया, प्रोड्यूस करना इमेच्योर सेक्स सेल्स, और दूसरा काम हो गया टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करना, ठीक है। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है स्क्रोटम, इसके अंदर ये टेस्टिस हैं, ये टेस्टिस के पार्ट हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल और आपके लेडिक सेल, जिसमें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल आपका इमेच्योर सेक्स सेल प्रोड्यूस करता है और लेडिक सेल आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करते हैं, ठीक है। अब ठीक है, अब ये देखा हमने कि यहाँ पे ये टेस्टिस हैं, ओके। और ये जो स्ट्रक्चर है इसके ऊपर जस्ट पीछे वाला, ये होता है आपका एपिडिडाइमस, ठीक है, एपिडिडाइमिस। ये आपके गिवन नहीं है एनसीईआरटी में, ठीक है, लेबल नहीं हुआ है, बट मैंने आपको बता रही हूँ, ये एपिडिडाइमस होता है। अब ये क्या करता है, अब ये जो आपके इमेच्योर सेक्स सेल यहाँ पर किसने प्रोड्यूस करे हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ने, वो जब इसके पास पहुँचते हैं ये उन्हें लेता है और उन्हें यहाँ पर लेकर ये क्या कर देता है, ये उन्हें मैच्योर कर देता है, ठीक है, मैच्योर सेक्स सेल्स में कन्वर्ट करता है। क्या करता है एपिडिडाइमिस, मैच्योर करता है इन इमेच्योर सेक्स सेल्स को, जो कि कहाँ से प्रोड्यूस होकर आए हैं, आपके एपिडिडाइमिस से। समझ में आया, ठीक है। एकदम फ्लो चार्ट की वे में ध्यान रखो, ऐसा याद होगा कि फिर कभी नहीं भूल पाओगे, ठीक है। सबसे पहले टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, टेस्टिस आपकी पेयर में होती हैं, इसमें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं जो कि क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं इमेच्योर सेक्स सेल, इसमें लेडिक सेल होते हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद बाहर जो इसका ये स्ट्रक्चर होता है ये एपिडिडाइमस होता है, यहाँ पर ये इमेच्योर सेल को लेता है और उनको क्या कर देता है, मैच्योर सेक्स सेल्स में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ से आपकी पाइप देख रहे हो, ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है, वैस डिफरेंस। ये क्या करता है, ये जो अब इसने मैच्योर कर दिए हैं सेल्स, ठीक है, किसने, आपके एपिडिडाइमस ने जो सेक्स सेल्स मैच्योर कर दिए हैं, ये उनको कैरी कर कर लेकर जाता है और जाकर यहाँ पर एक जंक्शन होता है कॉमन, ठीक है, यूरेथ्रा का, यूरेथ्रा से ऊपर के तरफ यहाँ पर इनको ले जाता है। कौन लेके जाता है, वैस डिफरेंस कैरीज करता है स्पर्म्स को आगे की तरफ फॉरवर्ड इस जंक्शन तक लाता है, ठीक है। ये किसका काम हो गया, वैस डिफरेंस का। अब ये चलते चलते क्या होगा, जब ये चलेंगे आगे तो रास्ते में इन्हें और चीज़ें मिली, ठीक है, जिसमें आप देखते हो सबसे पहले इन्हें यहाँ पर क्या मिला, सेमिनल वेसिकल। क्या मिला इनको, सेमिनल वेसिकल। ये क्या है, ये ग्लैंड हैं तीनों, ये सेमिनल वेसिकल और ये प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, और ये यहाँ पे मैं लिखना भूल गई, ये है आपका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। इसको आप क्या बोलते हैं, इधर लिख देती हूँ, मार्कर ही नहीं चल रहा है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है, ये है आपका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो सबसे पहले सेमिनल वेसिकल मिला, सेमिनल वेसिकल ने आपके क्या करना है, सेमिनल वेसिकल क्या करेगा, सेमिनल वेसिकल कहेगा भाई स्पर्म्स जो जा रहे हैं, अब तो वो नॉर्मल स्पर्म्स हैं, ठीक है, उनसे वो क्या करेगा, जो सेमिनल वेसिकल होगा उन्हें एक तरह से एनर्जी प्रोवाइड करेगा। क्या करते हैं सेमिनल वेसिकल, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कैसे प्रोवाइड कर पाते हैं वो, पहली बात आप ये समझो, जो तीनों ग्लैंड हैं ये मिलके एक ना सिक्रीशन करते हैं, तीनों का सिक्रीशन होता अलग अलग टाइप का है बट वो कंबाइंड हो जाता है बाद में, जो ये सीक्रेट करते हैं, तो ये कोई फ्लूइड जैसा सीक्रेट करते हैं, ठीक है। इस फ्लूइड में ये स्पर्म आपके मिक्स हो जाते हैं। मान लो ये फ्लूइड है, ठीक है, ये फ्लूइड इन्होंने सीक्रेट करा तीनों ने मिलाकर, और इसी में फिर आपके ये स्पर्म्स जो हैं ये ट्रैवल करते हैं, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। ये आपके स्पर्म कई सारे, मतलब मैंने यहाँ एक बनाया है, तो ये आपके इस फ्लूइड में आ जाते हैं। ये फ्लूइड किसने सीक्रेट करा, इन तीनों ग्लैंड्स ने, जिनका मैंने आपको नाम बताया है, जिसमें कि सेमिनल वेसिकल ने क्या करा, आपका एनर्जी प्रोवाइड करी, कैसी, फ्रक्टोज रिलीज करके, ठीक है। उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड आया सेकेंड नंबर पे, फिर उसने क्या करा, आपका सीमेन को ये एल्कलाइन बनाएगा, ठीक है। अब ये क्या हुआ, जब ये इनके साथ मिल गया ना तो ये सीमेन बन गया।
अभी ये अकेले थे, स्पर्म थे, ये फ्लूइड था, और ये दोनों जब मिले, फ्लूइड में स्पर्म गए, तो ये क्या बन गया, ये बन गया सीमेन। ठीक है, मेल बॉडी में रिप्रोडक्टिव पार्ट में पेनिस के थ्रू जो ये आपका इजैक्यूलेट होता है ये लिक्विड, ठीक है, स्टिकी वाइट सा, ये आपका सीमेन कहलाता है ना। तो ये इसको क्या करा, इसने आपके प्रोस्टेट ग्लैंड ने इसको एल्कलाइन बनाया। अगला काम प्रोस्टेट ग्लैंड ने ये किया। एल्कलाइन मतलब क्या, आपने पढ़ रखा है, बेसिक को कहते हैं। मतलब क्यों बनाया, क्योंकि जब ये ऑब्वियसली क्या करेगा, अब ये ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवल करके ये बाहर निकलेगा पेनिस से, और रिप्रोडक्शन कराने के लिए इसको फीमेल वेजिना के थ्रू उसमें डिपॉजिट करा जाएगा। ठीक है, फीमेल वेजिना के थ्रू जब इसे डिपॉजिट करा जाएगा, तो जो वेजिना का आपका पीएच होता है ना, वो एसिडिक होता है, वेजिना का नेचर जो होता है, तो वहाँ पे जाकर ये डेड हो सकते हैं, इनको नुकसान हो सकता है। तो इसको ये वो उसको झेल सके और वहाँ के मीडियम को न्यूट्रल सा कर सके, तो इसलिए ये इसको बेसिक बनाता है, क्योंकि बेसिक और एसिडिक मिलके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। ठीक है, हर चीज़ का अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड उसको एल्कलाइन बना देगा। ठीक है, अब आगे बढ़े, अब कौन आया, बल्बो यूरेथ्रल, आपका क्या, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब ये क्या करेगा आपका, ये एक तरह का म्यूकस सीक्रेट करता है। म्यूकस का तो मतलब ही होता है चिकनापन, स्टिकी सा। स्टिकीनेस इसलिए करता है ताकि ये स्मूथ वे में वेजिना में अंदर ट्रैवल कर सके, क्योंकि उसको एक बहुत बड़ा रास्ता पार करना पड़ता है जब वो वेजिना के अंदर जाता है आगे रिप्रोडक्शन कराने के लिए। वो जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो हमें आगे ये कहानी पता चलेगी। तो इसीलिए उसके अंदर मोबिलिटी, एक चिकनापन, एक स्मूथनेस होना चाहिए, है ना, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है उसको। कौन, ये आपका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, इसके बाद अब क्या होता है, ये हो गया। अब लास्ट में आपका ये आएगा इसके थ्रू, और ये क्या है आपका यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या होता है, यूरेथ्रा पाइप जो है आपका, वहीं से आपका क्या कहते हैं, यूरिन पास होता है, वहीं से आपका सीमेन आता है। ये कॉमन ओपनिंग होती है मेल्स में, यूरिन के लिए भी और सीमेन के लिए, बट फीमेल्स में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मेल में बट ऐसा होता है। फिर ये यूरेथ्रा के थ्रू आता है। तो यूरेथ्रा का काम क्या है, सीमेन या यूरिन को कैरी करना। सीमेन कब आएगा, जब इजैकुलेशन का प्रोसेस होना होगा, है ना, इजैकुलेशन बताया अभी, कब होगा, कॉप्युलेशन के टाइम, मेटिंग जो होती है, इंटरकोर्स जो होता है सेक्सुअल मेल और फीमेल के बीच में, है ना, उस समय पे जब ये रिलीज़ होना होगा तब ये काम आएगा, ये इसके थ्रू पास होगा। और जब आप यूरिन पास करनी होगी मेल को, तब भी ये यूरेथ्रा काम आएगा, इसी के थ्रू यूरिन भी पास होगा। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, लास्ट में जो पूरा आपका स्ट्रक्चर है, ये क्या है आपका पेनिस। पेनिस का काम क्या है, ये आपका उस कॉप्युलेशन को, उस इंटरकोर्स को करने का मेन ऑर्गन है, जिसके थ्रू ये काम हो रहा है। ये तो सारी अंदर की चीज़ें हो गई, बट मेन वो डिपॉजिट जिसके थ्रू करा जा रहा है फीमेल के अंदर, तो वो डिपॉजिट किसके थ्रू हो रहा है, वो हो रहा है आपके पेनिस के थ्रू। ठीक है, तो ये इंटरकोर्स का मेन ऑर्गन है, और जिससे मतलब कॉप्युलेशन का, तो इसको हम पेनिस को क्या बोलते हैं, इसको हम कॉप्युलेटरी ऑर्गन भी बोलते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। इस तरह से आपका ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये पूरे कंप्लीट पार्ट्स हैं, और ऐसे करके ये इजैक्यूलेट हुआ और फाइनल डिपॉजिट हुआ। फिर वहाँ जाके क्या हुआ, वो हम जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो आगे की कहानी समझेंगे। पहले उसका स्ट्रक्चर समझेंगे, फिर ये समझेंगे आगे फिर कैसे होता है चल के फर्टिलाइजेशन, सारे पार्ट्स पढ़ने के बाद, है ना, फिर जाइगोट फॉर्मेशन और सब। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन वगैरह वो सब हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। अभी हमारा ये इंपॉर्टेंट था, हमने समझ लिया सीमेन, आपको पता चल गया कैसा होता है, किसका बना हुआ होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं उसमें। और स्पर्म आपका बताया, ये आपका इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसमें जो ये आगे वाला स्ट्रक्चर है आपका, ये हेड होता है। ठीक है, ये इसका हेड होता है। यहाँ का जो रीजन होता है ये बीच में, ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है मिड पीस। क्या होता है ये, मिड पीस। ठीक है, मिड पीस में आपके क्या होता है, चलो पहले ये समझते हैं। और ये लास्ट में क्या है, ये लास्ट में है आपकी स्पर्म की टेल। ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पर टेल जो होती है ये किस काम के लिए होती है, स्पर्म्स आपके हाईली मोबाइल होते हैं। मोबाइल मतलब मूव करने वाले। ठीक है, बहुत तेज़ी से मूव करते हैं, मूव नहीं करेंगे तो पहुँचेंगे कैसे डेस्टिनेशन तक, है ना। तो ये कौन उनको हेल्प करता है, उसकी टेल हेल्प करती है। ठीक है, उसको मूव कराने में। अब मूव कराने में टेल हेल्प तो कर रही है, बट एनर्जी कौन देता है उसको मूव कराने के लिए, तो जो ये मिडिल पीस है ये एनर्जी प्रोवाइड करता है इसको मूव कराने के लिए। ठीक है,
यहाँ पर क्यों ऐसा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। आपने सेल ऑर्गेनील्स पढ़े हैं ना, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया आपका पावर हाउस होता है, वो यहीं प्रेजेंट होता है। पावर हाउस है तो ऑब्वियसली एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और ये आपका हेड है, यहाँ पे न्यूक्लियस वगैरह प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट था स्ट्रक्चर। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, स्पेशली मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में अच्छे से आप इसको देखो, रिवाइज करो फटाफट से। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट करके और इसको चैप्टर को लास्ट कर देंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी उसी में कर लेंगे इंक्लूड, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो बस अच्छे से तैयारी करो, थोड़ा टाइम रह गया, एग्जाम्स आने वाले हैं, अभी भी देर नहीं हुई है। अच्छे से मोटिवेटेड रहो, जैसे मैंने बताया है सेल्फ मोटिवेशन पे बिलीव करो, अच्छे से वीडियो देखो, फिर एनसीईआरटी को गो थ्रू करो, फिर अपने नोट्स बनाओ और बार बार रिवाइज करो, पीवाईक्यूज लगाओ, है ना, प्रैक्टिस सेट्स लगाओ। जितना आप करोगे उतना अच्छे से आप सीखते चले जाओगे। सो ख़त्म करते हैं अपनी क्लास को यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपने नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। टिल देन बस लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके देन, बाय।